अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें भी तमाम क्वेश्चंस को आपस में लिंक करना बहुत जरूरी है। और आई एम श्योर, मैंने जैसे आपको पहले एक बात करता हूं, यहां पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करूंगा जिनको मैं इंटरलिंक करूंगा, और इस तरह से इंटरलिंक करूंगा, मतलब उसको ऐसे इजी वे में सॉल्व करूंगा। आपने उसी मेथड को अडॉप्ट करना है ताकि बाकी जो आपकी अगली जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी इसका जो कॉन्सेप्ट आगे मैं यूज करूंगा। बजाय ये कि यहां पर आप किसी और मेथड से सॉल्व करते रहे, फिर आगे जाके आपको किसी और मेथड में जाके सॉल्व करना पड़े, तो आपने इस तरीके से आपको ये चैप्टर बहुत टफ लगेगा। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मतलब ठीक है, मेरे क्वेश्चंस को, मेरी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स आप मतलब मुझे खुद ब खुद आप इसका जो फीडबैक लाजमी देंगे कि सर वाकई ही इस टेक्निक को फॉलो करने से हमें बहुत ज्यादा आसानी हुई है। तो आइएगा एक्सरसाइज में। इसमें अब हमने डिटर्मिनेंट डिस्कस करना है 3x3 मैट्रिक्स का। 2x2 का डिटर्मिनेंट आप जानते हैं कि पहले प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट आता है, फिर माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट आता है, तो 2x2 का डिटर्मिनेंट आ जाता है। अगर मुझे 3x3 का डिटर्मिनेंट लेना हो तो उसके लिए बेटा मुझे दो बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा aij m/n, मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया 3x3 का। इसमें पहले दो चीजों को डिस्कस करेंगे, सेपरेट एमसीक्यूज के लिए, और फिर उसी चीज को इंप्लीमेंट करके हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ये मेरे पास है कोफैक्टर का फार्मूला, माइनर एंड कोफैक्टर ए आई जे। अब देखिएगा, ये एलिमेंट है, इसका जो कोफैक्टर है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शो होगा। अगर एलिमेंट A11 है तो उसका कैपिटल A11 कोफैक्टर होगा। अगर एलिमेंट है B11 तो उसका कोफैक्टर होगा कैपिटल B11। ठीक है, तो ये ए आई जे -1 की पावर I प्लस जे और एम आई जे, दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट जिसका फाइंड कर रहे हैं, और एम आई जे उसका माइनर है। माइनर और कोफैक्टर में लिटिल सा फर्क है, अभी हम इसको इंडिकेट करेंगे। देखें, अगर मुझे फाइंड करना है कोफैक्टर लाइक 1 2 का, तो 1 2 में क्या होगा, आई की जगह 1 और जे की जगह हम 2 रिप्लेस कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका कोफैक्टर मिल जाएगा। तो देखिएगा, मैंने 2 3 फाइंड भी किए हैं। A11 इसका -1 की पावर 1 + 1, ये जो है आपको या तो पॉजिटिव साइन देगा या नेगेटिव देगा, और इसका कोई भी किरदार नहीं है। M11 -1 की पावर 2 करेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा, तो M11 के इक्वल आ जाएगा। इट्स मीन टू से कि M11 और A11 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनस दोनों के दोनों के हैं, वो सेम है। और M11 कैसे आएगा, आपने देखना है ये किस रो है, पहली, ये कौन सा कॉलम है, पहला, पहली रो पहला कॉलम डिलीट करके बाकी जो 4 एलिमेंट आएंगे उसका अपने डिटर्मिनेंट लेना होगा। तो ये A22 A23 A32 और A33 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब A12 इसका मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है, तो -1 की पावर 1 + 2 और M12, अब इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये है बराबर -M12 के। मीन इस एलिमेंट पर कोफैक्टर और माइनर आपस में नेगेटिव टाइम है। अब ये कैसे आएगा, पहली रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें, पहली रो सेकंड कॉलम A21 23 31 एंड 33, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपको कोफैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। अब A13 इसका है, तो -1 की पावर 1 + 3 जो कि 4 बन रहा है, इवन है, तो इसलिए ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और M13 आ जाएगा। तो A13 कैपिटल M13 के इक्वल होगा। और ये कैसे आएगा, पहली रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दें, तो दैट विल बी द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, यहां पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ख्याल करना पड़ता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जहां पर एलिमेंट की रो और कॉलम की पोजीशन सेम होती है, सेम नहीं सॉरी, जहां पर उनकी पोजीशन का सम इवन होगा, वहां पे माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम होंगे। मीन ये देखिए, इन दोनों का सम क्या बना था 2, इन दोनों का सम 3, इनका सम 4। जहां पर एलिमेंट की पोजीशन का सम इवन होगा वहां पर एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम होंगे, जहां पर ऑड होगा वहां पर नेगेटिव टाइम होंगे। अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स था, इसी को मैंने डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर, प्लस ये एलिमेंट इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये एलिमेंट इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करवा के जो हमारे पास इसका आंसर आएगा सम करने के बाद, दैट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब नॉर्मली हम ये नहीं यूज करते, क्योंकि कोफैक्टर को हम माइनर में भी चेंज कर सकते हैं। तो A11 किसके इक्वल है, M11 के। A12 किसके इक्वल है, -M12 के। तो इसके अकॉर्डिंग अगर A13 किसके इक्वल है, M13 के। तो यहां पर मुझे इसकी डेफिनेशन मिल गई। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो फर्दर इसकी मैं वैल्यू जो है वो फाइंड कर लूंगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा इसकी वैल्यू कैसे आएगी। A11
ये एलिमेंट आ जाएगा, और M11 से मुराद क्या है, पहली रो पहला कॉलम डिलीट करके इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर माइनस, यहां पर आपने एक पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन रखना होगा। जब भी आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम से आपने एक्सपेंड करना होता है, जिससे मर्जी एक्सपेंड कर ले। तो आपके पास 6 ऑप्शन है, पहली रो, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम से। लेकिन एक बात का ख्याल कीजिएगा, अगर आप पहली रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो साइन ये होगा, पहले के लिए साइन देख लिया करें, पॉजिटिव, आगे इसको अल्टरनेट चलते जाएं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आप चल रहे हैं कॉलम वाइज तो ये देखिए पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये फिर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप सेकंड रो में जा रहे हैं तो पहला एलिमेंट क्या है, ऑड पोजीशन पे है, तो आगे क्या आएगा, प्लस, और ये भी नेगेटिव आएगा। अब ये प्लस है तो आगे वाले दोनों क्या आएंगे, प्लस माइनस प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसकी पोजीशन डिफाइन कर लें। तो आपको बेसिकली नॉर्मली हम पहली रो से एक्सपेंड करते हैं, हम किसी और दूसरी रो से तब एक्सपेंड करते हैं जब आपकी किसी रो या कॉलम के अंदर क्या आ जाए, 0 आ जाए। आगे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ताकि आपको ये ओपन करना आ जाए, फिर मैं उसकी तरफ दोबारा आता हूं। कहता है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, आपने इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना होगा। तो ये देखें, सबसे पहले ये एलिमेंट मैं पहली रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, ये एलिमेंट आएगा, उसके बाद इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट होगा, तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर इसके लिए आएगा नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन जब आएगा तो क्योंकि ये खुद भी नेगेटिव है तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का 2, फिर इसका, इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट ये आ जाएंगे। पर इसके लिए अब हमारे पास पॉजिटिव आना होता है, लेकिन अब ये चूंकि खुद नेगेटिव है तो इसलिए फिर इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। फिर इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट करेंगे तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। आगे आपने इनको एक्सपेंड करना है, इनका प्रोडक्ट -2 और ये कितना बनता है, प्लस का 9, फिर प्लस का 2, ये 6, और फिर इनका प्रोडक्ट 6 बनता है, लेकिन नेगेटिव क्योंकि फार्मूले का होता है तो नेगेटिव 6 आ जाएगा। फिर -4, 9, और ये कितना बनता है 2, लेकिन ये नेगेटिव का 2 बन जाएगा। इनको ऐड करके माइनस का 21 मेरे पास आंसर आ गया। इसका एक और पार्ट देखिए, इसमें ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, 2x, x और x। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है, पहला एलिमेंट 2x, इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट कर दिए, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर दूसरे एलिमेंट के साथ नेगेटिव आएगा, फिर एलिमेंट और इसका कॉलम डिलीट हो जाएगा, y z और 2z आ जाएगा। फिर इसके साथ प्लस आएगा, प्लस का x, और इसका कॉलम और रो डिलीट हो जाएगी, तो ये 4 एलिमेंट आएंगे। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 4yz माइनस yz, फिर 2yz माइनस का yz, फिर yz और माइनस का 2yz। अब इन दोनों को मैंने ऐड करके 3yz, इन दोनों को माइनस किया तो yz, इन दोनों को किया तो माइनस का yz। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6xyz माइनस xyz और माइनस का xyz, तो ये मेरे पास 4xyz इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था कि एक डिटर्मिनेंट को हम नॉर्मल ओपन कैसे करते हैं। तो अगर किसी भी रो या कॉलम के अंदर जीरोस नहीं है, फिर आप क्या करते हैं, पहली रो से एक्सपेंड कर देते हैं। पहली रो के लिए सीक्वेंस क्या होता है, बल्कि जिससे भी एक्सपेंड करना चाहें आप, बस आपने नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल रखना होगा। पहले एलिमेंट के लिए डिसाइड कर दिया करें, अगर आप पहली रो डिसाइड कर रहे हैं तो पहली रो में पहला एलिमेंट पहली पोजीशन पे है, कहां पे है, पहली रो पहला कॉलम, तो दोनों का सम इवन बनता है 1 + 1, तो इसलिए पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, आगे ऑल्टरनेट साइन चलते जाएंगे। ओके, आगे इसी तरह देखिए, जैसे आपने इसका आंसर निकाला तो -21 आया, इसका आंसर निकाला तो 4xyz आ गया। आगे डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा एक हेल्पफुल जो ना एक रोल प्ले कर रही होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि किसी भी आप मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ले या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले, आंसर दोनों का सेम आता है। मीन कोई भी आपको मैट्रिक्स दे दिया है, आप इसका डिटर्मिनेंट लें, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद इसका डिटर्मिनेंट लें, आंसर दोनों का सेम आएगा। मैंने एग्जांपल भी दे दिया, देखें ए है, मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया 4 माइनस, तो ये माइनस का 2 आ गया। अब ये इसका ट्रांसपोज ये वाला बनता था, जब इसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया तो तब भी वो -2 ही आया। इसका मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें या उसका ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट लें, आंसर वही रहता है। आगे वो कहता है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के अंदर कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करें तो बाहर फिर नेगेटिव साइन आएगा उसके। मीन अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो -2 आ रहा है, अगर आपने दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, 3 4 ऊपर आ जाए, 1 2 नीचे आ जाए, तो उसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 2 आएगा। लेकिन क्योंकि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, क्योंकि हम वो काम करते हैं जिससे क्वेश्चन पे फर्क ना पड़े, तो बाहर हम नेगेटिव लगाएंगे ताकि हमारा आंसर -2 बन जाए। आगे वो कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए के अंदर कोई रोज दो रोज या 2 कॉलम अगर सेम हो जाएं तो उसका आंसर आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आंसर 0 ही आएगा। मीन कोई भी आपके पास डिटर्मिनेंट है, अगर उसकी कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। मीन 1 2 नीचे भी 1 2 आ जाता,
तब इसका आंसर 0 था, आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं थी। 152 आ जाता तब भी एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं थी, तो आंसर 0 ही आना था। आगे वो कहता है कि अगर किसी रो या कॉलम की सारी एंट्री 0 हो जाती है तब भी आंसर उसका 0 ही आएगा। मीन कोई भी आप उसका डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास ये वाला, अगर ये एलिमेंट भी 0 हो जाता तो भी मेरा आंसर सारे का सारा 0 होना था। आगे वो कहता है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स में आपने उसको, इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो आर कॉलम मल्टीप्लाई बाय स्केलर नंबर के, अगर आपने किसी मैट्रिक्स की किसी रो या कॉलम को किसी नंबर के से मल्टीप्लाई किया है तो कहता है उसका मतलब ऐसे ही है। अगर और आप उसका डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं तो कहता है आप ए का डिटर्मिनेंट लेकर उसको के से मल्टीप्लाई कर दें, उसका आंसर भी वही आएगा। मतलब किसी नंबर को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के, बाहर से कोई नंबर किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप उसका डिटर्मिनेंट लें या उसका डिटर्मिनेंट लेके उस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर सेम आएगा। तो एज अ प्रॉपर्टी के तौर पे हम इसको यूज करेंगे। आगे वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में पड़ा हुआ है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट होगा। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, मैंने उसकी तीनों एग्जांपल दे दी है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर और एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। है तीनों के तीनों ट्रायंगुलर ही। ट्रायंगुलर ये होता है कि अपर ट्रायंगल जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो एलिमेंट 0, ये देखें, दैट इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें अब हमारे पास इसका अगर डिटर्मिनेंट लेना चाहेंगे तो आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इनका प्रोडक्ट ले लें और यही आपका आंसर होगा। इनका ये क्या आएगा प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। और इसकी एक डेफिनेशन ये भी है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अपर ट्रायंगल कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो एलिमेंट 0 हो वो आपके पास अपर ट्रायंगुलर होता है। या फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर एलिमेंट 0 हो कहां पर, जहां पर i j से बड़ा होगा। अब आपको पता है कि अपर ट्रायंगल में यहां पर चेक कर सकते हैं आप, ये जो एलिमेंट 0 होगा तो यहां पे i की वैल्यू j से बड़ी है, वो मैंने प्रीवियस में लेक्चर में आपको इंडिकेट किया था। लोअर में क्या होगा, यही डेफिनेशन बनेगी और i j से क्या हो जाएगा, वो कम बन जाएगा और उसमें अपर एलिमेंट 0 होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के। तो फिर ये हमारे पास डिटरमिनेंट इसका भी वही आएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट ले लें और वही आपके पास इसका आंसर आएगा। अगर आपके पास ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के अबव और बिलो, तब उसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा, तब भी इनके प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट ही आएगा। और ये भी हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब अपर ट्रायंगुलर हो तब भी डिटरमिनेंट प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट, लोअर ट्रायंगल हो तब भी उसका डिटरमिनेंट प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट, और अगर उसमें अपर और बिलो दोनों 0 हो तब भी हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लें वो इसका डिटरमिनेंट आएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में देखिएगा, अब यहां पे अपने इसको बड़े अच्छे से समझना होगा और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कहता है विदाउट एक्सपेंशन आपने इसको शो करना है। 7 8 9 5 6 7 2 3 4 ये मैंने लिखा हुआ है, कहता है ये शो करो कि ये आंसर 0 है। अब आपने ये वाला काम नहीं करना, अब मतलब आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना, मतलब प्रॉपर्टीज लगानी होगी आपने। प्रॉपर्टीज लगा के प्रॉपर्टीज में आपने इसको 0 शो करना है। तो मैंने 0 की दो प्रॉपर्टीज आपको बताई है। कब डिटरमिनेंट 0 होता है, जब कोई एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए, या फिर आपके पास कोई दो रोज या दो कॉलम आपके सेम हो जाए, तब आपका डिटरमिनेंट 0 होता है। अब आपने इसके ऊपर रो का या कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा कि आप इसकी दो रोज या दो कॉलम को सेम बना लो, या फिर आप इसकी कोई एक रो या एक कॉलम को 0 बनाने में कामयाब हो जाए। अब यहां पे देखिएगा, इसको लिखने का स्टाइल भी पता होना चाहिए आपको। मैंने इसको सोचा है पहले, मैंने बाद में लिखा है। अगर मैं कॉलम 1 में से, याद रखें दो कॉलम्स को हम सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, दो रोज को भी सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, ऐड भी करवा सकते हैं, लेकिन रोज और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। और हम किसी एक रो या एक कॉलम में से नंबर कॉमन भी निकाल सकते हैं और अंदर हम मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता चाहिए कि हम कर क्या कह सकते हैं। देखिए, अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करूं तो क्या आता है, 7 - 8। अच्छा, यहां पे एक बात रखिएगा, जो पहले होगा ना चेंज उसमें आएगा, बाकी आपने ऑपरेशन को सिर्फ दिमाग के अंदर परफॉर्म करना होगा। C1 में से C2 माइनस कर रहा हूं, C1 में से C2, 7 - 8 -1, 5 - 6 -1, 2 - 3 -1। उसके बाद मैंने दूसरा ऑपरेशन भी परफॉर्म कर दिया। क्या, मैं कॉलम 2 में से कॉलम 3 को भी माइनस कर रहा हूं। कॉलम 2 में से जब कॉलम 3 को माइनस करूंगा, 8 - 9 -1, 6 - 7 -1, 3 - 4 -1। थर्ड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से देखें, ये मैंने सिर्फ दो ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो ये करने से मेरे दो कॉलम सेम हो चुके हैं। जब दो कॉलम सेम हो तो अल्टीमेटली उसका आंसर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल सो देयर आंसर विल बी 0। इसी तरह से अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें, इसमें देखें दो ऑप्शन है। अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करूं तो मेरा कॉलम 3 बनता है। ये देखें, C1 - C2 अगर करूं 5 - 6
-1 2 -2 0 2 -8 करूंगा तो 10 आएगा। देखिए आपका पहला और तीसरा कॉलम सेम हो चुका है, इट्स मीन आपका आंसर 0 आएगा। या फिर एक और भी ऑप्शन है, अगर मैं कॉलम 2 के अंदर 3 को ऐड कर दूं तब मेरा पहला कॉलम बनता है। ये देखें 6 -1 5 2 + 0 2 -8 + 10 तो वो भी 2 बनता है। तो देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे तब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। अच्छा आगे इसका देखिएगा थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या है, अब इसमें भी आपने 0 शो करना है। तो यहां पे 0 शो करने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे डिटरमिनेंट में एलिमेंट डिफरेंट थे, ए बी सी 3 यूज हो रहे हैं और हर एक रो या कॉलम के अंदर कोई ना कोई नंबर मिसिंग है। तो मैंने जब देखा तो इस कॉलम के अंदर क्या मिसिंग था, बी, तो मैंने इसको बी से मल्टीप्लाई करवा दी। याद रखें जब आप इस कॉलम को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बाहर आपने डिवाइड भी करवाना, तो मैंने बाहर बी डिवाइड करवा दिया, मैंने लिख भी दिया। इसको किससे करेंगे, सी से, और इसको ए से। तो मैंने मल्टीप्लाई करवाया C1 को बी से, C2 को सी से और C3 को ए से। बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ए बी 0 और बी सी, 0 सी से करेंगे ए सी माइनस का बी सी, ए से करेंगे ए बी माइनस का ए सी और 0। ये आगे अब आपने तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया, बाहर आपने डिवाइड भी करवा दिया। जब तीनों कॉलम्स को मैं ऐड करूंगा C1 के अंदर, इन दोनों को मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूं, माइनस ए बी जमा 0 और प्लस का ए बी, तो वो कट के 0 आ जाएगा। 0 प्लस ए सी माइनस ए सी, यहां पर फिर 0 आ जाएगा। बीसी माइनस बीसी जमा 0, तो यहां पर भी 0 आ जाएगा। तो देखिए पूरे का पूरा कॉलम आपका 0 बन गया है। तो देखिए आपका जब भी डिटर्मिनेंट आपने 0 शो करना है ना, तो आपके माइंड में सिर्फ दो प्रॉपर्टीज जो है ना वो हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। कोई दो कॉलम्स या दो रो सेम बन जाए, या किसी एक रो या एक कॉलम को हम 0 बना लें, तब उसका आंसर 0 आएगा। तो जब इसका आंसर 0 आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा। एक और देखिएगा क्वेश्चन, वो मैंने लिखा नहीं है, आपके लिए सिर्फ बता रहा हूं। पार्ट नंबर 4 ओपन कर लें बुक, वहां पे देख लें, इसको भी 0 शो करना है। इसको 0 शो कैसे करेंगे, अगर आप दोनों कॉलम्स को ऐड कर लें तो आपका पहला कॉलम L प्लस M प्लस N का बनेगा, बन जाएगा। जब आप वो बनेगा आप उसको कॉमन निकाल ले तो आपका पहला कॉलम 1 1 1 का बनेगा। पहला और तीसरा कॉलम आपका सेम हो चुका है, तो आपका आंसर ये भी 0 आएगा। पार्ट नंबर 6 देखें, अगर आप उसमें कॉलम 3 को 3x पे डिवाइड करवा दें तो देखें आपका कॉलम 1 बनेगा, सॉरी 2 बन जाएगा। 3x पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाहर आपने मल्टीप्लाई भी करवाना होगा, या आप यूं कह लें कि कॉलम 3 में से आप 3x कॉमन ले लें तो आपका कॉलम सेकंड बनता है 135, तो उसका आंसर भी 0 आ जाएगा। इसी तरह से फर्दर देखें, आपका ये था आपने इसको इसके इक्वल लेके आना था, यहां पे अब आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना। आंसर क्वेश्चन भी डिटर्मिनेंट है, आंसर भी डिटर्मिनेंट है, वो लेके आने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन आपको हिंट बता रहा है कि यहां पे BC है, A है और फिर A स्क्वायर है, लेकिन इधर आपको A स्क्वायर और A क्यूब चाहिए, पावर बढ़ानी है। तो पावर कब बढ़ेगी, जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैंने क्या किया, R1 को मैंने A से मल्टीप्लाई करवा दिया, R2 को मैंने B से करवा दिया और R3 को मैंने C से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो देखिए क्या बनेगा, जब A से करेंगे तो यहां पे ABC, A स्क्वायर A क्यूब, और वो हमें चाहिए भी। फिर CA था, B से मल्टीप्लाई करवा दिया, B ABC B स्क्वायर और B क्यूब, C से करवा दिया ABC C स्क्वायर और C क्यूब। तो ये मेरे पास ये चीज बन गई। अब इसमें मुझे क्योंकि यहां पर 1 1 चाहिए तो मैं पूरे कॉलम में से ABC कॉमन ले लूंगा। जब कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, ABC, वो उससे कट जाएगा और मेरा वही रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा जो मुझे चाहिए होगा। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें भी आपने प्रॉपर्टीज को यूज करा, लेकिन उसने ये कहा है कि इसको शो कर दें कि इसके बराबर है प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन था, आपको बाहर क्या चाहिए 25। तो देखें आप किसी रो या कॉलम में से कोई 5 कॉमन आता है, तो देखिए मैंने कॉलम 2 में से 5 को मैंने कॉमन ले लिया, 5 को कॉमन ले लिया, या यूं कह लें उसको डिवाइड करवा दे। जब डिवाइड करवाएंगे तो बाहर आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, लाइक मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे जब 5 कॉमन लूंगा 1 5 5 आ जाएगा, बाकी दोनों के दोनों सेम। अभी मुझे 25 चाहिए, एक और 5 कॉमन लेंगे, तो आपको पता है कि आपकी R2 में से भी 5 कॉमन आ रहा है, 1 आ जाएगा 1 और यहां पे 2 आ जाएगा, तो आपका बाकी रिमेनिंग आंसर बन जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, और याद रखिए क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर 8 बिल्कुल सेम है। यहां पे मैंने एक टेक्निक से लेके चलना है, इसी में आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टेक्निक से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले एक टेक्निक ये है कि आप देखें कि आपके क्वेश्चन के अंदर किसी कॉलम 2 3 कॉलम्स या रो को ऐड करने से आपके पास कोई एक मतलब कोई ऐसा रिजल्ट बनता है जो आपको राइट साइड पे चाहिए हो, या फिर कोई ऐसा रिजल्ट बन सकता हो जो जिसमें पूरा कॉलम सेम बने। मतलब 2 कॉलम्स को ऐड करने से एक कॉलम अगर सेम बन रहा है तो वेल एंड गुड, आप उसको कॉमन लेने में आपके लिए आसानी होगी। या फिर अगर आपकी राइट साइड पे जो आंसर पड़ा हुआ है, अगर आपको पता चल रहा है कि इसमें 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स या रोज को ऐड करने से कुछ ऐसा रिजल्ट बन रहा है जो आपको चाहिए,
तो आपने ये सोचना होगा। अब मुझे चाहिए 3a प्लस एक्स या फिर एक्स स्क्वायर। नॉर्मली ज्यादातर आपने सोचना है कॉलम्स के अंदर है, उससे हमें आसानी होगी। हमने आगे जाके इसकी थर्ड एक्सरसाइज में भी जाके वर्क करना है, तो वहां पे कंपलसरी है कि हमें कॉलम में काम करना होता है। तो अगर इसके मैं तीनों कॉलम्स को ऐड कर दूं तो देखें आपके पास 3a प्लस एक्स बनता है। देखें a प्लस एक्स और प्लस का 2a, तो 3a प्लस एक्स बन गया। फिर तीनों कॉलम्स को ऐड किया, यहां भी बन गया और इसको भी। तो मैंने क्या किया, दोनों कॉलम्स को उठा के C1 में ऐड कर दिया। C1 में इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि मुझे चेंज C1 में चाहिए, बाकी सेम आ गए। अब इससे क्या हुआ कि मुझे जो चाहिए था वैसा मुझे वो भी मिल गया, और मेरा पूरा कॉलम 1 1 का बन गया, मैंने कॉमन निकाल लिया। इससे क्या फायदा होगा, जब भी आपके पास इस वन, ये सारे 1 1 बनेंगे, तो आप इन दोनों वन को लाजमी तौर पर जीरो करोगे। जीरो कैसे करेंगे, R2 में से R1 माइनस कर दे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहां जीरो आ जाएगा। फिर R3 में से R1 को माइनस करेंगे, यहां पर भी जीरो, बाकी जो बनता है बनने दे। 1 माइनस 1 जीरो, ए प्लस एक्स में से ए माइनस करेंगे तो एक्स आ जाएगा, ए में से ए माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। 1 माइनस 1 जीरो, ए माइनस ए जीरो, ए प्लस एक्स माइनस ए तो वो एक्स आ जाएगा। देन अब ये चेक करें, अब आपके पास ये आ चुका है। अब ये आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया है। या तो इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दे, या फिर ये कॉलम आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया अपर वाला। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का जो प्रोडक्ट होता है वही इसका डिटर्मिनेंट होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड है, इसमें डिटर्मिनेंट है, आंसर भी डिटर्मिनेंट में लेके आना है। इसको अब हमने एक्सपेंड नहीं करना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो पहले हमने 25 वाला किया था वैसा है। मैंने इसको लिखा। अब देखें, आपको उधर एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर नहीं है, तो मैंने कॉलम रो 1 को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि एक्स और एक्स स्क्वायर बन जाए। इसको वाई से और इसको जी से, तो देखें एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई जी, वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जी, जी जी स्क्वायर एक्स वाई जी, और बाहर मैंने उनका प्रोडक्ट डिवाइड भी कर दिया। अब आपका ये पूरा का पूरा कॉलम सेम बन रहा है। आप इसको कॉमन निकालें क्योंकि आपको आंसर में 1 1 भी चाहिए। आप इसको कॉमन निकालें तो जिससे के साथ वो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको जो चाहिए वैसी वैल्यूज तो बन चुकी है, लेकिन आपके कॉलम की वो जगह ठीक नहीं है, आपने इसको इंटरचेंज करना होगा। और प्रॉपर्टी भी याद रखें, मैंने बताया था कि जब किसी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम्स या दो रोज को इंटरचेंज करते हो तो नेगेटिव साइन जनरेट होता है। अब मैंने क्या किया, अब देखिए मुझे ये स्केलर रकम एंड पे चाहिए, अभी यहां कहां पे है, सेकंड प्लेस पे है, तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, C2 और C3 की, ये उसकी अलामत है इंटरचेंज की। जब इंटरचेंज किया तो ये कॉलम सेकंड बन गया, ये थर्ड बन गया, और बाहर नेगेटिव का साइन आ गया। अब आपको 1 1 पहली प्लेस पे चाहिए, तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया, C1 और C2 को, ये आपका यहां पर आ गया, तो यहां पर भी फिर नेगेटिव साइन जनरेट हुआ, ये मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव होगा, और बाकी हमें जो चाहिए था हमें आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट देखें, अब यहां पे ये क्वेश्चन एंड हुआ था, आगे उसने इसको इसी को क्वेश्चन बना के दे दिया, कहता आगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो ये देखें, यहां पे मजे की बात ये कि यहां पे आपको इस 1 के नीचे पहले से 2 1 मिल चुके हैं, आप डायरेक्ट इनको माइनस करवाएं। R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 जीरो, y माइनस एक्स, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, फिर 1 माइनस 1 जीरो, जी माइनस एक्स, जी माइनस एक्स, और ये आपके पास। और अब यहां पे देख ली, इसको यहां पे एक्सपेंड ना करवाएं, आपको ये चीजें चाहिए। इस पूरी रो में से आपको y माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है, इसमें से आपको z माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है, मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया। पहली रो सेम जीरो, यहां पे ये कॉमन चला गया, 1 आ गया, यहां पे इसको लिख सकता हूं y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, ये कॉमन चला गया तो y प्लस एक्स रह जाएगा, ये वाला सेम यहां पे ये कॉमन चला गया और यहां पे z प्लस एक्स रह गया। अब आपने क्या किया, कॉमन लिया, मैंने उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, या आप डायरेक्ट कॉमन ले ली। अब इसको मैंने कॉलम 1 से एक्सपेंड करवा दिया। कॉलम 1 से जब एक्सपेंड करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा, ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट आएंगे। अब आपको नीचे वाले एलिमेंट लिखने नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो जीरो है, आगे लिखेंगे भी तो उनका आंसर जीरो आएगा। तो जीरो बनाने का फायदा ये होता है कि जितने जीरो बन जाए किसी रो या कॉलम में तो उनको छोड़ दें, बाकी का आप उसका डिटर्मिनेंट ले लें। तो 1 ये आ गया। अब इनका प्रोडक्ट 2 बाय 2 का कैसे लेते हैं डिटर्मिनेंट, और आपको यहां पे देखें, आपको x माइनस वाई चाहिए, मेरे पास इस वक्त y माइनस एक्स है, मैंने यहां से नेगेटिव कॉमन ले लिया, ये मुझे वैसा ही चाहिए था, वैसा मिल गया, y प्लस जी। अब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो साइन नेगेटिव का आएगा, तो इनके साइन चेंज हो गए, वो कट गया। अब यहां पे बन रहा था z माइनस वाई, लेकिन मुझे चाहिए था y माइनस जी, तो मैंने यहां से भी नेगेटिव कॉमन ले लिया, वो इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास इसका आंसर आ गया। मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी शेप में चेंज कर दिया। ये देखिए, सबसे पहले ये था, अब ये 1 1 मुझे चूंकि कॉलम में चाहिए थे तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी डिटर्मिनेंट की। क्या आपको पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, आंसर सेम आता है। तो मैंने इसका क्या कर लिया, इस डिटर्मिनेंट का मैंने ट्रांसपोज ले लिया। ये पहली रो पहला कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये थर्ड में आ गया।
अब इसको इसके साथ मैच करने के लिए मैंने, क्योंकि सेम था, तो a+1 को मैंने x का नाम दे दिया, b+1 को y का और c+1 को मैंने z का नाम। इससे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब आके ये देखिए सेम क्वेश्चन बन चुका है ये वाला। आगे आपने इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो यही आएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस यू, जी माइनस एक्स। जब आपका ये वाला आ जाएगा, मैंने नहीं किया, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दी, a प्लस एक्स क्या था, a+1 माइनस वाई, तो इनका साइन चेंज होकर माइनस b माइनस 1। सेम इनमें वैल्यूज पुट करके तो मेरे पास इसका आंसर भी आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, यहां पर कुछ सेम भी नहीं बन रहा था, तो मैंने कहा कि चले कोई एक का तो जीरो बना लें। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले इन दोनों रोज को ऐड कर लिया, R2 प्लस R3, मतलब चेंज 2 में आएगा। 1 भी वैसे लिखी, 3 भी वैसे लिख दी, 2 के अंदर मैंने दोनों को ऐड करके लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे 2b स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि ये दोनों सेम बन चुके थे, तो यहां पे सेम बनने का मकसद भी ये होता है कि जीरो बन जाए, तो मैंने R2 में से R1 को माइनस कर दिया, R1 फिर सेम आ गई, R3 आ गई, इसमें से इसको माइनस करूंगा 0, इसमें से इसको माइनस करूंगा सी स्क्वायर कट जाएगा तो 2b स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो वो आपके पास कट जाएगा और 2a स्क्वायर आ जाएगा। यहां से मुझे 2 कॉमन मिल रहा था, मैंने R2 में से 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लिया, उसके बाद इसको मैंने C1 से एक्सपेंड कर दिया। C1 से एक्सपेंड करेंगे ये एलिमेंट आएगा, इसकी रो और कॉलम डिलीट हो गए तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर ये 0 है, इसके लिए जब लिखेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का b स्क्वायर आ गया। अब ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गए तो ये 4 एलिमेंट आएंगे। अब आपने इनका डिटर्मिनेंट देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से किया और फिर सी स्क्वायर से किया, फिर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी ये बच गया। और इसमें भी हमने इसको वैसे लिखा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी की 4 और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे बी की 4 और सी स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगी, इससे कट देगा, ये ऐड होके 2 बन गए और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। सेम मैंने यहां पर भी वही काम किया। देखिए ये क्वेश्चन लिखा, इससे मैंने सोचा कि कुछ चीज सेम बन जाएगी, तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने पहले इसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब कॉलम ट्रांसपोज ले लिए, ये बन गया। अब इसमें देखिए वैसा तो कुछ नहीं बन रहा, लेकिन अगर मैं दोनों कॉलम्स को ऐड कर दूं तो ये a प्लस बी प्लस सी का बनता है, मतलब सेम कॉलम बन जाता है। सेम का फायदा ये होगा कि हम उसको कॉमन लेने में हमें आसानी होगी। मैंने दोनों कॉलम्स को ऐड कर दी, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कॉलम ऐड हो गए। अब इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 1 बनेगा, 1 बनेगी तो 0 बनेगी, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। सेम प्रोसेस कर रहा हूं, ये दोनों 0, देखें 1 माइनस 1 0, सी प्लस ए में से जब b माइनस सी करेंगे तो c कट जाएगा, a माइनस b आ जाएगा, फिर b प्लस सी, तो ये b कटेगा, c माइनस a आएगा। सिमिलरली ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मैंने कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दिया, कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे, ये रो और कॉलम डिलीट होगा तो बाकी ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया हुआ है AC माइनस का AB माइनस का BC और जमा का B स्क्वायर। अब इनका प्रोडक्ट भी लेंगे, बैक पे साइन भी है नेगेटिव का तो साइन भी चेंज करेंगे, AC लेकिन माइनस का AC, माइनस का A स्क्वायर लेकिन प्लस का A स्क्वायर, माइनस C स्क्वायर लेकिन प्लस का C स्क्वायर, और ये प्लस का AC बनता है लेकिन माइनस का AC। ये दोनों कट जाएंगे, बाकी को अरेंज करके लिखा है। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन है तो डोंट फील एनी हेजिटेशन, ठीक है। आपका अपना चैनल है, लाजमी क्वेश्चन पूछा करें, कमेंट्स भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। अगर आपको हमारे क्वेश्चन मतलब का मेथड हमें इजी लग रहा है तो मैं लाजमी तौर पर बताया करें।